हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास 10th और 12th की हिंदी पढ़ाने के लिए दोस्तों जा रहा हूं, जिसमें आपके आज 6 नंबर कवर होंगे। आज हम आपकी क्लास 30 मिनट की क्लास में दोस्तों आपको काव्य सौंदर्य के तत्व दोस्तों पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब है दोस्तों रस, छंद, अलंकार। यानी कि बोले तो अपन को रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है और छंद। छंद मीन्स होता है दोस्तों रोला, सोएटा, चौपाई। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें रस पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? रस। दोस्तों चाहे आपकी क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आपके पेपर में 2 नंबर के रस, छंद, अलंकार, 2 नंबर के रस आना है, 2 नंबर के अलंकार आना है और 2 नंबर के छंद आना है। मतलब रोला या सोएठा की परिभाषा आएगी दोस्तों, या चौपाई की इंटर में आएगी चौपाई की। तो दोस्तों मैं आप क्लास 10th और 12th के लिए एक ही क्लास ले रहा हूँ काव्य सौंदर्य के तत्व के लिए, और इसके अंतर्गत मैं जो क्लास 10th में आएंगे उस पर मैं बताता जाऊंगा आपको कि भैया क्लास 10th में ये सारी चीज़ें आना है और बकाया ये सारा 12th का सिलेबस है ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रस। सबसे पहले हम रस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों रस पढ़ रहे हैं। रस के लिए आपको क्या करना है? रस पहला प्रकार है आपका दोस्तों रस का श्रृंगार रस। कौन सा दोस्तों? श्रृंगार रस है आपका, श्रृंगार रस। दोस्तों मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों? परिभाषा। दोस्तों सबसे पहले क्लास 12th में आपको परिभाषा लिखने के लिए आना है और क्लास 10th में आपको टिक मारने के लिए आना है। तो दोस्तों क्लास 10th में आपको कैसे लिखना, क्या करना है? जब आपको परिभाषा याद होगी, एग्जाम्पल याद होगा, तब आप वहाँ पर 20 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, तो उन्हीं में आपके रस, अलंकार और छंद आएंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब हम श्रृंगार रस की आपको परिभाषा बताते हैं। श्रृंगार रस में क्या है दोस्तों? इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव रति है। क्या है दोस्तों? रति है। इसका स्थायी भाव रति है, जहाँ पर नायक नायिका या प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है। प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। तो दोस्तों क्या बताया हमने आपको? इसका स्थायी भाव रति है, जहाँ नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है। तो इसका स्थायी भाव रति है, जहाँ पर नायक नायिका या फिर प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। दोस्तों श्रृंगार रस के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक लाइन में ए और दूसरी लाइन में दोस्तों जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति हुई। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति
मेरा पति सोई, मेरा पति सोई। तो दोस्तों ये आपका श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। यानी हमने श्रृंगार रस में क्या कहा दोस्तों, इसका स्थायी भाव रति है, जहां पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। दोस्तों ये आपके श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। कितने भाग दोस्तों, क्लास 12th के लिए है ये श्रृंगार रस, कि क्लास 10th के लिए नहीं है। अगर आप क्लास 10th वाले बच्चे यदि याद कर भी लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके पास समय कम है, इसलिए इंटर वाले बच्चे ही इसको याद करें। और जो क्लास 10th जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम क्लास 10th वालों को बताएंगे कि भैया इस परिभाषा को याद आप कर लीजिए, ये आपके पेपर में है, और बकाया ये आपके इंटर के बच्चों का सिलेबस ही है। तो दोस्तों श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं दोस्तों। कितने भाग होते हैं, दो भाग। ऐसी हेडिंग डालिए। पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस। कौन सा दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस। कौन सा दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस। दोस्तों संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, संयोग मीन्स होता है दोस्तों जुड़ना या मिलना। तो जहां पर नायक नायिका के प्रेम के मिलने का वर्णन होता है, जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है दोस्तों, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या लिखेंगे हम, जहां पर प्रेमी प्रेमिका, जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है। क्या होता है दोस्तों, मिलने का वर्णन होता है, मिलने का वर्णन जहां पर प्रेमी प्रेमिका के या नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है या संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ऐसा ही लिख सकते दोस्तों ये आपकी परिभाषा हो गई। संयोग मीन्स होता दोस्तों मिलना या जुड़ना। तो जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके लिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बियार, तपन में शीतल मंद बियार, मंद बियार। तो दोस्तों ये आपके श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों,
पहले तो हम इसकी एक बार परिभाषा बता दें आपको। जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। क्या होता है? संयोग श्रृंगार। जहां पर प्रेमी प्रेमिका मिल चुके हैं वहां पर संयोग, संयोग मतलब योग हो चुका है, मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं वे दोनों, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एग्जाम्पल में, कौन हो तुम बसंत के दूत, बरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिपर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। दोस्तों आप यदि एग्जाम्पल थोड़ी लयबद्ध तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक बार हम एक और बार समझा देते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है? इसका स्थायी भाव रति है, इसका स्थायी भाव रति है। जहां पर नायक नायिका के या फिर प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। जहां प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होगा दोस्तों वहां श्रृंगार रस। श्रृंगार मतलब कि वो प्रेम का श्रृंगार करके आएगी, तो यानी कि प्रेमी और प्रेम का दोनों प्रेम करेंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि श्रृंगार रस क्या कहलाएगा? श्रृंगार रस कहलाएगी कि जब कोई प्रेम का श्रृंगार करेगी यानी कि अच्छी तरीके से सजेगी, उसी को अपन लोग श्रृंगार रस कहेंगे। यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर हम श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम्पल याद करना है, धीमे नहीं पढ़ना है, एक लयबद्ध तरीके से आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम्पल याद करना है। और श्रृंगार रस की यदि हम श्रृंगार रस को अगर हम देखेंगे तो यह दो भाग में बट जाता है। श्रृंगार रस पहला है संयोग श्रृंगार रस। कितना दोस्तों? संयोग श्रृंगार रस पहला भाग है इसका। संयोग श्रृंगार रस क्या कहलाएगा? संयोग, इसी में इसका अर्थ पूरा छपा है दोस्तों। श्रृंगार मीन्स मतलब श्रृंगार करेंगे मतलब प्रेम होगा वहां पर, और संयोग मीन्स होता है जुड़ जाना दोनों एक दूसरे से। तो जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस कहलाता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? कौन हो तुम बसंत के दूत, बरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिपर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट तो ठीक है, आप लोगों को मेरे साथ लिखते ही चलना है। आपके मैं आज 6 नंबर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आपके पेपर में ये 6 नंबर रखे के रखे आएंगे दोस्तों। मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूं। आज 6 नंबर, इसी तरीके से अगर हम आपकी क्लास को अगर हम 10 क्लास अगर ले लेंगे तो आपका पूरा 100 नंबर का जो पेपर आना है क्लास 12th में हिंदी का, तो दोस्तों आपका बहुत सारा पेपर यहाँ पर पूरा का पूरा फंसने वाला है। यानी कि आज की क्लास में मैं आपको 6 नंबर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए और आप अपने 6 नंबर कंप्लीट कीजिए। मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि सरल लैंग्वेज में कि आपको लिखने में और याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब है आपका दूसरा भाग है श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा दोस्तों? वियोग। कौन सा? वियोग। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। दोस्तों वियोग श्रृंगार रस में क्या है? वियोग, वियोग अलग हो जाना, रोना धोना, ये कहलाता है वियोग। मतलब कि रोते रहना, दुख में पड़ जाना, ये आपका वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। वियोग श्रृंगार रस तो दोस्तों क्या है? जहां पर नायक नायिका, जहां पर नायक नायिका के मिलने में या मिलने का, जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? अभाव। जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। क्या होता है? वहां वियोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या दोस्तों? हमने वियोग श्रृंगार रस क्या बताया?
जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव होता है, जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव होता है उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब दोस्तों वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल क्या है? वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों क्या है आपका एग्जाम्पल? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों ये क्या है? आपका वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। तो हमने इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव होता है, जहां पर नायक नायिका के मिलने का अभाव। अब दोस्तों आप बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होगी कि अभाव मीन्स क्या होता? अभाव मीन्स होता है दोस्तों जहां पर हम मिल ना पाए, यानी कि मिल ना सकें, जहां पर नायक नायिका मिल ना सकें उसे वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। दोस्तों सबको पता ही होता है कि भैया कि जब नायक नायिका या फिर लड़का लड़की जब मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अगर हम मिल ना पाएँ तो कहाँ है, रोते चले जाएंगे, क्या होगा और वहाँ पर। तो यानी वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस कहलाएगा। यानी कि वियोग मीन्स होता है रोना, आंसू बहाना। दोस्तों आप लोगों ने कभी बहाए भी होंगे। तो देखते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरीके से दोस्तों आपको वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल याद करना है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरीके से आप याद करना, आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे वीर रस पर। कौन सा दोस्तों? वीर रस। वीर रस पर कौन सा दोस्तों? वीर रस। अब वीर रस क्या कहलाएगा दोस्तों? वीर रस बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सिखाऊंगा मैं आपको। वीर रस है दोस्तों, वीर रस। दोस्तों आज की क्लास में आपके मैं 6 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। 30 मिनट की क्लास में दोस्तों आपको 6 नंबर कंप्लीट करवाऊंगा। देखते हैं दोस्तों, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव, अनुभाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है, संयोग होता है, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से पुष्ट होकर के वीर रस को प्राप्त होता है। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक, उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव, तो उत्साह नामक स्थायी भाव से पुष्ट होकर वीर रस को प्राप्त होता है, वीर रस को प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या है वीर रस की परिभाषा? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, दोस्तों यहाँ पर तथा और लिख लेना, जब विभाव,
अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से पुष्ट होकर के वीर रस को प्राप्त होता है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से पुष्ट होकर के वीर रस को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने इसका एग्जाम्पल सुना होगा बहुत बार। झांसी की रानी के ऊपर इसका एग्जाम्पल है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। कौन सी दोस्तों? झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको याद करना कैसे, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से दोस्तों आप अगर लयबद्ध तरीके से याद करेंगे, एक दो बार आपने अपने मुंह से इस एग्जाम्पल को अगर निकाल लिया तो दोस्तों आपके मुंह में ऐसे ही निकलने शुरू हो जाएगा कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से आप वीर रस का एग्जाम्पल याद करेंगे दोस्तों, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से एक लाइन में जितने अक्षर लिखे हैं, तो पहली लाइन में जितने अक्षर लिखे हैं इतना ही लिखना है, और दूसरी लाइन में इतने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुंदेले हर बोलों के मुख और फिर दूसरी लाइन में यहाँ से रख दिया आपने, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दो लाइनें ही बनाना है, क्योंकि बोर्ड की काफ़ी बड़ी होती है। आपको उसी तरीके से लिखना है कि पहली लाइन में आप पूरी बन जाए कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों, इसी तरीके से हम चलते हैं हास्य रस पर। किस पर दोस्तों? हास्य रस पर चलते हैं। हास्य रस पर दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट तो जैसा है तो ठीक है। मैं तो कहता हूं कि आप हमारे साथ लिखते जाइए, और इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप भी बोलिए, तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटा भी दे देते हैं आपने 6 नंबर कंप्लीट करने के लिए, तो आपने ज़्यादा समय नहीं दिया दोस्तों। आपके मैं 1 साल भर में आपकी क्लास 12 यानी कि हिंदी के लिए साल भर का मैं दोस्तों आपका 1 घंटा मांग रहा हूं। 1 घंटा में मैं आपके 6 नंबर कवर करवाऊंगा दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। वीर रस के बाद हम पढ़ेंगे हास्य रस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हास्य रस। दोस्तों, हास्य रस बिल्कुल सरल है। जैसे आपने वीर रस का आपने एग्जाम्पल याद किया, परिभाषा याद की, वैसे ही आप हास्य रस की परिभाषा भी दोस्तों याद हो जाएगी आपको, और एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। हास्य रस है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या दोस्तों? हास्य है। हास्य रस हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है दोस्तों? हास है। दोस्तों, हो सके तो जो हास है ये स्थायी भाव आप ब्लैक पेन से लिख दें बोर्ड की कॉपी में। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हमारे
हृदय में विनोद का, हमारे हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है, विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य रस। क्या है हास्य रस की परिभाषा दोस्तों? हास्य रस की परिभाषा है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है दोस्तों? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके, किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हमारे हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है, क्या होता है? विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहलाता है हास्य रस? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है दोस्तों? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हमारे हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, क्या दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा, भुजनी भुजंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। हास, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विभाय में, विभाय में। हासी को दंगा भयो, नंगा के विभाय में। तो दोस्तों ये आपका हास्य रस का एग्जाम्पल है। क्या? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विभाय में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिससे हमें बोलने में या सुनने में, जिस एग्जाम्पल को हमें हंसी आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए? हंसी आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हमारे हृदय में विनोद का जो भाव उत्पन्न होता है, विनोद मीन्स होता है दोस्तों प्रसन्नता, खुशी। खुशी मतलब अपने आप अपने हृदय में खुशी उत्पन्न हो जाना, हंसी आ जाना दोस्तों। जो विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विभाय में। दोस्तों ये एग्जाम्पल आपके शिव शंकर की बारात जब जाती है तब लोग बहुत हंसी करते हैं कि भैया शीश पर गंगा हंसे, कि भैया कि उनके चेहरे पर ऊपर देखिए कि ऊपर से मतलब उनके गंगा बह रही है और भुजनी भुजंगा हंस रहे हैं। भुजनी मतलब होता है दोस्तों भूत प्रीत, या फिर हम बोलें उसको मतलब भूत प्रीत ही बोले, नहीं भुजनी भुजंगा हंसे। और हासी को दंगा भयो मतलब हंसी भई है उनके, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। क्योंकि शंकर जी तो कोई कपड़े वस्त्र वगैरह पहनते ही नहीं थे दोस्तों, तो नंगा के विवाह में वे ओनली अपनी मृगछाला ही पहनते थे। तो यहाँ पर शंकर जी के विवाह के बीच में ये बात कही गई है जिससे कि लोगों के बीच में हंसी ठिठोली चल रही है और सब लोग उनको देख करके हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो तो शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे और हासी को दंगा भयो, नंगा के है। दोस्तों लोग बहुत सारे कहते हैं कि उनके कानों में जो बाला पहनते हैं, तो बाला की जगह बिच्छू पहने हैं। जो मत जिसकी शादी होती है तो शादी के समय में जो अपने सेहरा पहनता है तो सेहरा की जगह पर वो उनके सिर से गंगा निकल रही हैं। और
गले में अपनी जो माला पहने हैं वो माला काय की, काले नाग की माला पहने हैं दोस्तों। और दोस्तों पूरे शरीर में भभूति ही लगाए हुए हैं। तो शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हाँसी को दंगा भयो नंगा की विवाह। इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं और हंसी ठिठोली करते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ने में हमें हंसी आती है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। हास्य रस हो चुका है आपका, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है कि 10th के सिलेबस में भी है। ये महा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए हम बता दें, 10th वालों के लिए परिभाषा लिखने के लिए नहीं आना है, लेकिन आपको परिभाषा याद होना जरूरी है। पेपर में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्या है दोस्तों? हास। बस इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। या कोई एग्जाम्पल दे दें, उस एग्जाम्पल को बताना पड़ेगा भैया कि निम्नलिखित में से यह किसका है। और सारे भी दे सकते हैं रस, जैसे हास्य रस करुण रस दे दें और जी वाले एग्जाम्पल लेते तो आपको हास्य रस पर टिक मानना है कि भैया कि हास्य रस का एग्जाम्पल है। और लेकिन क्लास 12th में तो परिभाषा लिखने के लिए ही आना है, एग्जाम्पल लिखने के लिए। लेकिन 10th वालों के लिए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आना है दोस्तों, तो आपको परिभाषा एग्जाम्पल वगैरह याद होना जरूरी है। अब दोस्तों हम देखते हैं करुण रस। क्या दोस्तों? करुण रस ये 10th वालों के लिए मोस्ट है। करुण रस, करुण रस क्या है दोस्तों? किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश अनिष्ट हो जाने से हमारे हृदय में क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान के नाश अनिष्ट से हमारे हृदय में क्षोभ से, हमारे हृदय में क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो यही वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव तथा अनुभव, स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है। संचारी भाव से पुष्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करुण रस की परिभाषा याद करना। करुण रस मीन्स दोस्तों अपने हृदय में दुख व्यक्त हो जाना कि कोई प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान के नाश अनिष्ट से हमारे हृदय में क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। क्या होता है? क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस को प्राप्त होता है। दोस्तों क्या होता है? करुण रस को प्राप्त होता है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु स्थान के नाश अनिष्ट से हमारे हृदय में क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। क्षोभ से शोक उत्पन्न, वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस को प्राप्त होता है। दोस्तों इसके लिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, फनसा पटक रही थी शीश,
फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, किया न्याय तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल याद करना है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो दोस्तों यह एग्जाम्पल करुण रस के लिए है। करुण रस के लिए हम दोस्तों कैसे करेंगे इसको याद, देखो हम बताते हैं। पहले तो आप लयबद्ध तरीके से बोलना सीख लें, नहीं आता है तो बोलने की कोशिश करें। जब तक आप लयबद्ध तरीके से नहीं बोलते हैं आपको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत बड़ा है, आप एक बार याद कर लीजिए और दिन में इसको 10 बार गुनगुनाइए अपने मन ही मन में कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक नाग ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भैया कि जिस तरीके से आपने मेरी मणि छीन ली है, यानी किसी ने उनकी मणि छीन ली है, तो वह नाग अंधा हो जाता है। यानी कि आपने सुना होगा कि यदि कोई इच्छाधारी नाग होता है, इच्छाधारी नागन होती है, उनके पास मणि होती है, यदि वो मणि अगर उनसे छीन ली जाए तो वो अंधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? अंधे हो जाते हैं। जब वो अंधे हो जाते हैं तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं रोते रोते कि हे भगवान, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी सी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कि जिस तरीके से एक इच्छाधारी नाग की मणि छीन ली जाती है, जिस तरीके से वो रोती रहती है, उसी तरीके से तो दोस्तों हम देखते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो दोस्तों जिस तरीके से इच्छाधारी नागिन की मणि छीन ली जाती है, उसी तरीके से श्रवण कुमार जब मर जाते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जिस तरीके से एक इच्छाधारी नागिन की मणि छीन ली जाती है तो वो अंधे हो जाते हैं, उसी तरीके से मेरा श्रवण कुमार आज मारा गया है, तो मैं भी आज एक नाग की तरह मैं भी अंधी हो चुकी हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को याद करना है कि किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाश अनिष्ट से हमारे हृदय में क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है, वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? करुण रस। एग्जाम्पल क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस तरीके से आपको याद करना है। लास्ट एक और रह चुका है आपका शांत रस। क्या दोस्तों? क्या रह गया है? शांत रस और रह गया है इंटर वालों के लिए। और हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो हास्य रस और करुण रस को ही कंप्लीट करें, बस हास्य रस और करुण रस दोस्तों। क्या दोस्तों? हास्य रस और करुण रस। इसी तरीके से आपको स्पीड में पढ़ना है क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम पास में ही आ चुके हैं। ज़्यादा धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो सकता दोस्तों। अब हम देखते हैं शांत रस। क्या दोस्तों? शांत रस। शांत रस दोस्तों क्या है? इसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। क्या है दोस्तों? निर्वेद। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, स्थायी नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव, स्थायी भाव विभाव अनुभाव
संचारी भाव से, संचारी भाव से, संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस को प्राप्त होता है, शांत रस को प्राप्त होता है। तो इसका स्थायी भाव निर्वेद है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव, अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस को प्राप्त होता है। दोस्तों क्या होता है? शांत रस को प्राप्त होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के शांत रस को प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों बिल्कुल सरल है, आप लोगों ने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। तो राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, तो लूट, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे प्राण जाहे, प्राण जाहे, जाहे जब छूट, जब छूट, प्राण जाहे जब छूट। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। इस तरीके से दोस्तों आपको शांत रस का एग्जाम्पल याद करना है। तो कैसे करना है, एक बार इसकी परिभाषा सुन लीजिए। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के शांत रस को प्राप्त होता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। शांत रस को प्राप्त होता है, बस इतना लिख देंगे। अब एग्जाम्पल में राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे प्राण जाहे जब छूट। तो दोस्तों इसको पढ़ने पर हमारे अंदर एक शांति का माहौल होता है, यानी कि जब हम राम नाम का नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी शांति महसूस हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए शांत रस के लिए ये एग्जाम्पल लिया है कि भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे ये प्राण जाए जब छूट। इसका एक और एग्जाम्पल है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आपका शांत रस का एग्जाम्पल है। फिलहाल हमने ए वाला लिया है जो सरल है, वो थोड़ा कठिन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। इसी तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। अगर आप जल्दी स्पीड में बोलेंगे, एक लयबद्ध तरीके से बोलेंगे, तभी आप लोगों को याद होगा दोस्तों बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया हमें एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है। जब आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको याद कहाँ से हो। थोड़ा सा आप याद कीजिए, याद करके आप दिन में उसको 10 बार गुनगुनाइए अपने मन ही मन में। जब आप मन ही मन में गुनगुनाने लगेंगे तो अपने आप उसका लयबद्ध तरीका आ जाएगा आपके अंदर कि भैया किस तरीके से हमें इसको पढ़ना। अब दोस्तों हम देखते हैं अलंकार। क्या देखते हैं दोस्तों? अलंकार देखते हैं। अलंकार दोस्तों क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। पहले अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार दोस्तों क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। धीमे से सुनिए एक बार। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति मतलब बार बार आए, बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल है। चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है या अधिक बार हुई है? बार बार हुई है। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों मैंने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या पढ़ी? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना दोस्तों? एग्जाम्पल, चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, यानी यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आप याद करेंगे। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, मैं आपके आज 6 नंबर कवर करवाऊंगा दोस्तों। क्या करवाऊंगा दोस्तों? 6 नंबर कवर। कितने नंबर? 6 नंबर कवर करवाऊंगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे 6 नंबर कब हमें याद हो गए, कब कवर हो गए। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, अभी 1 महीना है दोस्तों आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आप 1 महीने में अपनी हिंदी कवर कर सकते हैं। तो दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार। क्या दोस्तों? यमक अलंकार। क्या दोस्तों? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। क्या दोस्तों? जब एक ही शब्द 2 या 2 से
अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता हो। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, वहाँ पर प्रयुक्त हुआ हो, वहाँ यमक अलंकार, वहाँ यमक अलंकार कहलाता है, या वहाँ यमक अलंकार होता है। अपने हिसाब से दोस्तों सेंटेंस को व्यवस्थित कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए या आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, यानी कि जो भी शब्द आया है एक से अधिक बार आया हो और उसका हर जगह अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार कहलाता है या फिर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल में कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, बा खाए बोराय, बा खाए बोराय, जग पाए बोराय, जग पाए बोराय, बा खाए बोराय और जग पाए बोराय। ठीक है ना दोस्तों। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, जग पाए बोराय। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। क्या दोस्तों कितनी बार आया है? 2 बार। जब दोस्तों कनक कनक 2 बार आया है तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है ना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, जग पाए बोराय। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना का है दोस्तों, सोना यानी कि गोल्ड, सोवे वाला नींद वाला सोना नहीं दोस्तों, सोना सोना गोल्ड। और एक कनक का अर्थ है दोस्तों धतूरा। क्या है दोस्तों? धतूरा। एक कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है दोस्तों? धतूरा। दोस्तों कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, जग पाए बोराय। यानी कि दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को सोना हद से ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि गोल्ड रुपया पैसा हद से ज़्यादा मिल जाता है दोस्तों, तो वो पागल हो जाता है, या फिर धतूरा खाने वाला व्यक्ति भी पागल हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय और जग पाए बोराय। इसको धतूरे को खाने से पागल हो जाता है आदमी, या फिर अत्यधिक सोना होने से, या फिर बोले तो अत्यधिक पैसा होने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए हमारा एक परिभाषा थी हमारी, जब एक बाण 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। 2 बार कनक कनक शब्द आया है, दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। ठीक है ना दोस्तों। वहाँ यमक अलंकार होता है, अब वहाँ पर हम यमक अलंकार कहते हैं। इस तरीके से हम याद करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारे साथ जैसे हम लिखते जा रहे हैं दोस्तों, ऐसा ही आप भी लिखते चले। दोस्तों
अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। क्या देखते हैं दोस्तों? श्लेष अलंकार देखते हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। जैसे लिखा है रहीमन पानी राखिए, एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून, मोती मानस चून। तो दोस्तों इस तरीके से आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल करना है। पहले आप परिभाषा कीजिए फिर एग्जाम्पल। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण भी आपको लिखना पड़ेगा। स्पष्टीकरण में दोस्तों क्या है, पहले पानी का अर्थ है चमक। क्या है दोस्तों? पहला जो पानी का अर्थ है उसका अर्थ है चमक। और फिर दोस्तों दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा। क्या है दोस्तों? प्रतिष्ठा। दूसरे पानी का अर्थ है दोस्तों प्रतिष्ठा। फिर दोस्तों फिर है तीसरे पानी का अर्थ है दोस्तों जल। क्या है दोस्तों? जल। क्या है दोस्तों? जल। तो दोस्तों किंतु जब इसका परिभाषा क्या है श्लेष अलंकार, जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी जो पानी शब्द है एक बार आया है, मतलब कि पानी तो शब्द भैया एक ही है लेकिन इसके सब जगह अर्थ इसके अलग अलग हैं। कैसे हैं दोस्तों? अलग अलग। जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, तीसरे पानी का अर्थ है दोस्तों जल। ठीक है ना? अब हम दोस्तों देखते हैं रूपक अलंकार। क्लास 10th के लिए महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों रूपक अलंकार। क्या दोस्तों? रूपक अलंकार महा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रूपक अलंकार की परिभाषा हाई स्कूल के पेपर में कई बार आ चुकी है परिभाषा। फिलहाल दोस्तों अभी तो एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आना है, तो अब वो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में। दोस्तों आपको परिभाषा
और एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। दोस्तों क्या होता है? रूपक अलंकार। एग्जाम्पल में क्या है? चरण कमल बंदव हरि राय। क्या दोस्तों? चरण कमल बंदव हरि राय, बंदव हरि राय। चरण कमल बंदव हरि राय। क्या दोस्तों? चरण कमल बंदव हरि राय। इस स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे दोस्तों? इस स्पष्टीकरण में लिखेंगे यहाँ चरण में कमल का भेद न रख करके एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। क्या दोस्तों? एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, वहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है ना? तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार कहलाता है या रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदव हरि राय। क्या दोस्तों? चरण कमल बंदव हरि राय। स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है आप लोगों को। स्पष्टीकरण में क्या होता है? यहाँ चरण में भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब दोस्तों उपमा अलंकार और देख लो। क्या? उपमा अलंकार। उपमा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार 10th वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार होता है। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल में दोस्तों राधा के चरण गुलाब के समान हैं। क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल में राधा के चरण गुलाब के
राधा के चरण गुलाब के समान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में दोस्तों लिखेंगे यहाँ राधा के चरणों की तुलना, राधा के चरणों की तुलना, राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है। कैसे दोस्तों, गुलाब से की गई है। यहाँ राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है दोस्तों। कैसे की गई है, गुलाब से। तो हमने उपमा अलंकार की परिभाषा दोस्तों को बिल्कुल सरल लैंग्वेज में बताई है, देखते हैं। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति वस्तु से की जाए वह उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान हैं। किसके दोस्तों, राधा के चरण गुलाब के समान हैं। तो स्पष्टीकरण में क्या है, यहाँ पर राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की गई है कि भैया कि राधा के जो चरण है बिल्कुल एकदम गुलाब के समान हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक और तो 10th वालों के रूपक और उपमा अलंकार दोनों महा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्लास 10th JS के लिए मोस्ट है। और रूपक अलंकार और उपमा अलंकार आपके पेपर में रखा आएगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात। आगे देखते हैं अब हम दोस्तों। यदि हमारे सेशन को अगर आपने लाइक और शेयर ना किया हो तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सभी के पास इस सेशन को शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए जो कुछ भी डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं अब उत्प्रेक्षा अलंकार। लास्ट है अलंकार का टॉपिक उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहलाता है दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहां उपमेय में उपमान की क्या दोस्तों, उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या किया दोस्तों, संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या दोस्तों, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में लिखा है, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोनी गात। श्याम सलोनी गात। मनो नीलमणि शैल पर आतपू परव प्रभात। आतपू परव प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपव परव प्रभात। दोस्तों ये आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, यह आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे दोस्तों, हम
स्पष्टीकरण में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए, यहाँ पीला वस्त्र, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है क्या, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आत पव परह प्रभात। क्या दोस्तों, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही आप बोलिए, एग्जाम्पल को याद हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आत पव परह प्रभात। स्पष्टीकरण में क्या दोस्तों, यहाँ पर पीला वस्त्र धारण किए हुए, यहाँ पर पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपके अलंकार कंप्लीट करवा दिए हैं। रस आना है 2 नंबर के इंटर के पेपर में, यानी कि 12th के पेपर में 2 नंबर के आना है रस, 2 नंबर के आना अलंकार। अब दोस्तों 2 नंबर की चीज और रह चुकी है, चौपाई, सौठा, रौला और एक दोहा। ये 4 परिभाषाएं और दोस्तों आपको याद करना है, वो और दिखते हैं ना, बंद कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं हम चौपाई। अब क्या देखते हैं दोस्तों, चौपाई। दोस्तों क्लास 12th के लिए ये चौपाई है। यह सममात्रक छंद है, यह सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं? 4। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहली लाइन में इतना लिखना है, जय हनुमान ज्ञान गुण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दोस्तों ये आपका चौपाई के लिए एग्जाम्पल है। तो हम बता दें यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों मात्राएं लगाना है आपको। क्या लगाना है? मात्राएं। तो दोस्तों जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उन पर 1 मात्रा लगती है, और जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं उन पर 2 मात्रा होती है। 2 मात्रा दर्शाने के लिए हमें लघु यानी कि एस लगाने पड़े अपन लोगों को। एस जैसा उसका चिन्ह होता है 2 मात्रा के लिए, और 1 मात्रा के लिए 1। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। दोस्तों इनके लिए 1 मात्रा। जैसे जा जहाज छोटा है इसके लिए 1 मात्रा, या के लिए 1 मात्रा। हाहल पर 1 मात्रा, छोटा नू 1 मात्रा। माँ मच्छी का बड़ा है दोस्तों, तो इस पर 2 मात्रा लगाएंगे। एन 1 मात्रा। ज्ञानी पर ज्ञानी बड़ा है, इस पर 2 मात्रा लगाएंगे। ननल छोटा है तो 1 मात्रा। इस पर 1, इस पर 1। सा बड़ा सा पे 2, गमला पे 1, रस्सी पर 1। अब दोस्तों गिन के देखिए क्या 16 मात्रा हो रही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ दोस्तों 16 मात्रा हो रही हैं। अब हम जल्दी से लगाते हैं। 1 1, इस पर 2 आएंगे दोस्तों। तिहु पर 1 1 आएगी, छोटी छोटी मात्रा है। और लोक पर 2 आएंगे दोस्तों, इस पर 2, इस पर 1। 1 2 1 1, ठीक है ना दोस्तों। राम में 2 फिर 1, दूत में 2 और 1 1 1 1 1 1 1 2 2। दोस्तों गिन के देखिए क्या 16 मात्रा हो रही कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है दोस्तों। अंजनी पे दोस्तों, अंजनी पर अंकी बिंदी की 2 मात्रा होती है। इसकी 1, इसकी 2। इसकी छोटा ऊ का लातर है 1 मात्रा, इस पर 1 1 1 1 1 2 2, ठीक है ना दोस्तों। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होना चाहिए। गिन करके मात्रा लगाई जाती हैं। जिन बच्चों को मात्रा लगाना नहीं आती है तो हम बता देते हैं। ये छोटे छोटे अक्षर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये छोटे छोटे अक्षर हैं उन पर 1 1 मात्रा है। जा जहाज छोटा जा है, मतलब छोटा जा, मतलब इस पर कोई बड़ी मात्रा नहीं चढ़ी है। छोटी मात्रा उन पर 1 1 डंडा लगाना है, 1 मात्रा। और जो माँ मच्छी का जैसे मान लो बड़ा है, बड़ा माँ मच्छी का, तो इस पर एस यानी कि 2 मात्रा। एस का मतलब 2 मात्रा बोल सकते हैं अपन अपनी भाषा में, ठीक है ना। समझ गए होंगे चौपाई क्या कहलाती है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई कहलाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोहे। दोहा क्या कहलाता है दोस्तों। दोस्तों एक क्लास 12th के लिए चौपाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में आती है लिखने के लिए चौपाई, ठीक है ना। चौपाई या दोहा, इसमें से एक जरूर आना है दोस्तों। दोहा क्या कहलाता है। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक जो दोहा है अपना, दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें
इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। इसके पहले व तीसरे चरणों के तीसरे चरण के अंत में 13-13 तीसरे पहले व तीसरे चरण के अंत में 13-13 मात्राएं। कितनी दोस्तों? 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण के अंत में दूसरे व चौथे चरण के अंत में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या दोस्तों? 11-11 मात्राएं होती हैं। अपना दोहा कहलाता है। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण के अंत में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण के अंत में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो दोहा के लिए हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा, मन का आपा खोए, औरन को औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हुए, आपहु शीतल हुए, आपहु शीतल हुए। ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल हुए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दोहा करना है। अब दोहे के लिए हम मात्रा लगाएंगे 2 2 2 1। ओ की मात्रा के लिए दोस्तों 2 मात्रा ही लगाई जाती हैं। 2 छोटी की मात्रा के लिए 1 और ए की मात्रा के लिए भी 2 मात्रा लगाई जाती हैं। मच्छी पर 1 1, इस पर 2, इस पर 2 2 और ओ की मात्रा के लिए दोस्तों कितनी लगाई जाती हैं? 2 और 1। ठीक है ना? और औ औरत के लिए 2 मात्रा, इसके लिए 1 1। ओखली के लिए 2 मात्रा। तो दोस्तों चलते हैं का कबूतर पर 1 और ए की मात्रा के लिए दोस्तों 2 मात्रा लगाते, इस पर 2, इस पर 1 और इस पर 1, इस पर 2 1 1 और दोस्तों इस पर 2, इस पर 1। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कॉमा लगे हैं। दोस्तों किस तरीके से हमें याद करना है, पहले हम परिभाषा समझा दें आपको। दोहा एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। एक चरण जे, दूसरा चरण जे, तीसरा चरण दोस्तों जे और चौथा चरण जे। ठीक है ना दोस्तों? ये कॉमा लगे बीच में, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। वे कह रहा है इसके पहले व तीसरे चरण के अंत में 13-13 मात्राएं। तो क्या पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या 13-13 मात्राएं आ रही है? गिन के देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 2 4 दोस्तों इस पर 2 मात्रा लगेंगे। कितनी दोस्तों? 2 मात्रा। 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 11 12 13। ठीक है ना दोस्तों? इस पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों इस तरीके से आपको गिनना है मात्राएं, फिर आपको लगाना है। और दोस्तों दूसरे व चौथे चरण के अंत में 11-11 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा। ठीक है दोस्तों? 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, आपकी 11 मात्राएं आ रही हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं सोरठा की परिभाषा। क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सोरठा की परिभाषा। दोस्तों ये आपके मैं 6 नंबर आज कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, सोरठा की परिभाषा हम देखते हैं। सोरठा की परिभाषा क्या है? सोरठा की परिभाषा है दोस्तों, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने दोस्तों? इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में, इसके पहले व तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण के अंत में, चौथे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं आती हैं। यह इसके पहले व तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु ऐसा ही आते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण के अंत में, तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु SI आते हैं। SI आते हैं। कहीं कहीं तुक मिलते हैं, कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं, तुक भी मिलते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? यह दोहे का उल्टा होता है, सोरठा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सोरठा। सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों? सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते दोस्तों? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण के अंत में, या तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु ऐसा ही आते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। अब दोस्तों इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। संभव मन की भूल, संभव, थोड़ा नीचे लिखते हैं, संभव मन की भूल, संभव मन की भूल सेवा करी करील की, सेवा करी करील की, सेवा करी करील की उनते चाहत फूल, उनते चाहत फूल, उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं, जिन डारन पत्ता नहीं। ठीक है ना दोस्तों? कैसे अपन करेंगे? संभव मन की भूल सेवा करें करील की उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं। इधर पर दोस्तों कॉमा है, इधर पर भी कॉमा है। पहला चरण जे है, दूसरा चरण जे है, तीसरा जे और चौथा जे। ठीक है ना दोस्तों? हम मात्राएं लगाते हैं। तो दोस्तों संभव में
दो साफ है, दो मात्रा क्योंकि अंक की बिंदी है इधर पर, एक इस पर एक इस पर, एक एक, बड़ी की मात्रा दो, बड़ा को लात और दो एक। तो दोस्तों क्या कह रहा है, पहले व तीसरे चरण के अंत में 11 11 मात्रा, पहले में 11 मात्रा हुआ कि नहीं, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, पहले और पहला चरण जे है, तीसरा जे है, एक एक और इस पर दो, इस पर दो, एक एक, इस पर दो एक। अब गिन के देखिए 11 मात्रा है कि नहीं, एक एक, दो दो दो, चार, चार से 5 6 7 8, 8 से 9 10 और एक 11। ठीक है दोस्तों, आपकी मात्रा, आपको मात्राएं गिन करके ही लगाना है क्योंकि पहले व तीसरे चरण में 11 11 मात्रा होना है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, फिर आप कहीं पर कम या ज़्यादा कर दें। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए दोस्तों दो मात्रा, इस पर दो, इस पर एक, इस पर दो, इस पर एक, इस पर दो, एक, इस पर दो। अब गिन के देखिए दोस्तों, दूसरे और चौथे चरण के अंत में 13 13 मात्रा, 2 2 4 4 1 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, 13 इस पर, छुट्टी की मात्रा 1 1 2 1 1। और दोस्तों इस पर हम पत्ता पर क्या करेंगे, एक मात्रा इसके लिए और एक आधे ता के लिए और बड़ा ता इसके लिए 2 मात्रा, तो इस पर एक, इस पर 2 मात्रा। अब गिन के देखिए दोस्तों कितनी मात्राएं हो रही हैं इस पर, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। तो दोस्तों ये आपकी 13 मात्राएं हो चुकी हैं, यानी दूसरे और चौथे चरण में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको पढ़ने की जरूरत है, संभव मन की भूल, सेवा करें करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। इस तरीके से दोस्तों आप याद करेंगे। अगला लास्ट टॉपिक रोला। क्या दोस्तों, रोला। बस दोस्तों लास्ट बचा है रोला। दोस्तों क्लास 10th के लिए आप सोएठा की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, सोएठा से आना ही आना है आपके पेपर में, तो कृपया करके अच्छे से इसको याद कर लें और लिख लें अपनी कॉपी में। सोएठा और रोला क्लास 10th वाले। रोला की परिभाषा है दोस्तों, यह है 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रक छंद है। क्या दोस्तों, जो रोला है यह एक सममात्रक छंद है। क्या है दोस्तों, सममात्रक, यह एक सममात्रक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। कितने दोस्तों, इसमें 8 चरण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 11 व 13 के विराम यति से या फिर विराम से 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, 24 मात्राएं होती हैं। तो यह एक सममात्रक छंद है। क्या दोस्तों, रोला। रोला एक सममात्रक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 व 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों इसके लिए जीती जाती हुई जिन्होंने, एग्जाम्पल, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे
जिनके आगे ठहर सके, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, जंगी ना जहाजी, जंगी ना जहाजी। हैं ए बही, हैं ए बही, हैं ए बही प्रसिद्ध छत्रपति, छत्रपति भूप शिवाजी, हैं ये बही छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल है रौला का। रौला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं। कितने दोस्तों? 8 चरण। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों इसमें कॉमा लगे हैं, प्रसिद्ध के बाद एक जे कॉमा, एक जे कॉमा, एक जे कॉमा, यानी 4 लाइन में 2-2 चरण हैं, तो यानी कि 8 चरण हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कह रहा है इसके 8 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24-24 मात्राएं होती हैं। तो बड़ी बड़ी की मात्रा 2-2 मात्रा लगाओ इस पर, छोटे को बुलाओ तो 1 बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा इस पर। दोस्तों जिन्होंने पे अपन को क्या लगाना है, इस पर 1 मात्रा, इस पर 1 मात्रा, इस पर 2 मात्रा है। कितनी दोस्तों? 2 मात्रा। इस पर 2 1 1 2 2। अब दोस्तों गिनो सबको, 24 मात्रा हो रही कि नहीं? 11 और 13 की बरामती से 24 मात्रा होना चाहिए। 2 2 4 5 2 2 4 4 4 8 8 2 10 और 11 11 से 12 है, 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दोस्तों एक मात्रा कहीं पर कमी हो रही है हमारी। क्या दोस्तों क्या हो रही है? कमी। अब दोस्तों कहाँ पर कमी हो रही है? इसमें तो 13 हो रही थी, इसमें तो दोस्तों 11 हो रही थी। 2 2 4 4 4 8 8 से 9 10 11, इसमें तो 11, इसमें दोस्तों 13 मात्राएं होना चाहिए। तो दोस्तों इस पर 2 मात्रा लगेंगी। किसके लिए? छोटी जी के लिए 1 मात्रा, आधे ननल के लिए 1 मात्रा, ओ के लिए 1 मात्रा, ए के लिए 2 मात्रा। ठीक है ना दोस्तों? तो टोटल मिलाकर 24 मात्रा। अब दोस्तों इसके लिए देखते हैं, छोटी की मात्रा है 1 1 1 1, इसके लिए 2 1 1 2 1। अब दोस्तों गिनो कि इसमें 11 मात्रा होनी कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो पीछे से लगाए मात्रा। बड़ी जी है 2, बड़ा आर है 2, छोटा कु 1 1 1 1। अब दोस्तों एक मात्रा इसमें, 1 मात्रा इसमें। अब दोस्तों इसमें लगेंगे कितनी मात्रा? गिन के देख लें। 13 मात्रा करना है टोटल मिलाकर। 2 2 4 4 से 5 6 7 8 9 10 10 हो चुकी है दोस्तों। 10 के लिए 10 के बाद यहाँ पर लगेगी 2 मात्रा, 10 से 11 12। अब दोस्तों आपको कितनी मात्रा करना? तो दोस्तों इसमें आपने इसमें मात्रा लगाई 11, इसमें लगाई 13 मात्राएं। अब दोस्तों इनको सबको गिनिए, 24 मात्राएं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? अब देखते हैं छोटी की मात्रा के लिए 1 1, इसके लिए 2 2 1, इस एक की मात्रा के लिए दोस्तों 2 मात्राएं 1 1 1। अब दोस्तों गिनिए 11 मात्रा हो रही है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 1 2 2 2 1 1 2 2। अब दोस्तों गिनिए 13 मात्राएं। 2 और 1 3 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, है के लिए 2 मात्रा, इसके लिए 2 मात्रा 1 और 2। इसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध पर दोस्तों 1 2 1 मात्रा लगेगी, 1 1 1। और दोस्तों छोटी की मात्रा के लिए 1 2 1 1 2 2। अब दोस्तों गिनिए क्या 13 मात्राएं आ रही हैं इस पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों एक मात्रा की हमें कमी चल रही है। अब वो मात्रा हमें एक की कमी कहाँ पर है? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 मात्रा लगेंगी छत्रपति पर। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों हमने आपको रोला की परिभाषा पढ़ाई। और दोस्तों मात्रा लगाना, गिन गिन कर आप मात्रा लगाना, कहीं पर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो हम देखते हैं, हमने आज आपको 6 नंबर पूरे कवर करवाए दोस्तों। 1 घंटा की क्लास है आपकी।
दोस्तों इसी में आपकी क्लास 10th की भी सिलेबस है, यही आपका क्लास 12th का है दोस्तों। तो जो सिलेबस आपकी क्लास 10th में मैं आपको बताता चला हूँ कि एक क्लास 10th के लिए और बकाया इंटर के लिए तो सारा चीज़ है ही, ठीक है ना। आपको दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों।